वक्त जब ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी का आया तो जहां कई रियासतों को अलग रहना था, वहीं मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए एक अलग इलाका चाहिए था। और अगर ये ना हो सके तो लीग की मांग थी कि भारत को एक हिंदू और 2 मुस्लिम मेजॉरिटी ग्रुपिंग्स में बांट दिया जाए, जो एक ढीले से केंद्र से बंधे हों। यानी कुछ अजब ही नक्शा उभरने लगा था हमारे देश का। सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस and Punjab will be joined through a corridor to Assam and Bengal. Other states like Bhopal and Hyderabad will join us later. This will be our Pakistan. 2 असेंबली की बात तो ठीक है कायदे आजम, मगर हमारी खुद मुख्तार पाकिस्तान के डिमांड के बारे में क्या तय हुआ? That will come. But in the meanwhile, we have agreed to 2 separate constitution-making bodies for the peoples of Pakistan and of Hindustan. There will be a central government with limited powers, with the Pakistan groups having an option to secede after 10 years. दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी बंटवारे के खिलाफ थी और इस ढीले केंद्र की बात से बेहद नाखुश। फिर प्रांतों को क्या-क्या अधिकार मिले और रजवाड़ों को कैसे शामिल किया जाए, ये भी अहम मसले थे। फरवरी सन 1947 में ब्रिटिश संसद के इस ऐलान के साथ कि भारत को बहुत जल्द ही आजाद कर दिया जाएगा, स्थितियां बहुत बदल गई थीं। अब जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का फैसला हो चुका है, एक कमजोर केंद्र हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। ऐसा मरकज ना तो अमन और अमान कायम रख पाएगा, ना ही पूरे मुल्क के लिए जरूरी अहम फैसले ले पाएगा, और ना ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क की पैरवी कर पाएगा। अलबत्ता साथ ही कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ सूबाई इकाइयां ही फैसले ले सकती हैं। इसलिए हमारे आईन का ऐसा फ्रेमवर्क जरूरी है जिसमें फेडरेशन के साथ एक मजबूत मरकज भी हो। इसलिए सेंटर और सूबों के हकों के बंटवारे के लिए 3 फहरिस्तें होनी जरूरी हैं: मरकजी, सूबाई और मिली जुली, यानी द फेडरल, द प्रोविंशियल एंड द कंकरेंट। आजादी के 6 दिन बाद 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों के बंटवारे के लिए यही 3 सूचियां पारित की। कमोबेश आज तक केंद्र और राज्यों के बीच काम के बंटवारे का आधार यही 3 फहरिस्तें हैं। मगर केंद्र और सूबों के बीच का अंतर संबंध क्या होना चाहिए और केंद्र कितना शक्तिशाली होना चाहिए, इन प्रश्नों पर गहराई से सोच रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। However much you may deny powers to the center, it is difficult to prevent the center from becoming strong. Conditions in the modern world are such that centralization of powers is inevitable. On the other hand, we must resist the tendency to make it stronger. We must realize that our people have yet to learn how to use it. पर सभा के दूसरे सदस्यों के अपने अपने अलग विचार थे। सर, यह संविधान लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं देता, ना परिवार को, ना गांव को, ना जिले को, ना सूबों को। डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ केवल सेंटर के लिए रख लिया है। मेरा प्रश्न है कि हमें एक मजबूत सेंटर किस लिए चाहिए, किसके डर से चाहिए और किसके खिलाफ चाहिए? Sir, yes, we want a strong center by all means. If we want to preserve or maintain our newborn freedom and if we want the solidarity of this country. Sir, एक नजर जरा ये लंबी यूनियन लिस्ट पर डालिए और अब एक नजर इस लंबी कॉन्करेंट लिस्ट पर। ये वो सारे हुकूक हैं जो मरकजी सरकार अपने हाथ में ही रखना चाहती है और इस तरह हमारे मुल्क के फेडरल सिस्टम को एक यूनिटरी सिस्टम में तब्दील कर देना चाहती है। इस तरह की मंशा से चलाई गई सरकार, मुझे डर है कि जल्दी एक डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि तानाशाही सरकार बन जाएगी।
Three criticisms of the draft constitution range under the following heads. Criticism 1. The center is made too strong at the expense of the units. Criticism 2. The existence of a large list of concurrent subjects might lead to the center encroaching upon the provincial sphere. And criticism 3. The constitution does not give sufficient importance to village communities. Sir, a brief survey of the draft constitution must convince the members that it is based upon sound principles of democratic government. It is well to remember that a constitution is, after all, what we make of it. जनाब, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर बोले कि हमारा संविधान फेडरल भी है और यूनिटरी भी, शांति के वक्त फेडरल और युद्ध के वक्त यूनिटरी। पर मैं पूछता हूं कि यह युद्ध और शांति का बंटवारा केवल एक झूठी कल्पना भर है, क्योंकि हम किसी वॉर या पीस में नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के जमाने में जी रहे हैं। और अगर हमें इन विदेशी ठगों से, इन विदेशी ताकतों से खुद को बचाना है, तो आज हम जिस तरह के लोकतंत्र के काम में लगे हैं, उस काम में इस तरह के कानून सिर्फ अड़ंगा ही डालेंगे। Sir, the possibilities of conflicts can be best lessened by the center being given power to intervene effectively whenever and wherever provincial jealousies may threaten the unity or impede the progress of the country as a whole. सन 48 के अंत में जब एक बार फिर मद्रास से आए श्री बी पोकर साहब बहादुर ने केंद्र की सत्ता पर प्रश्न उठाया तो डॉक्टर अंबेडकर भड़क उठे। There is ample justification for a proviso of this sort, which permits the center in any particular case to act unilaterally. Supposing the center makes a law prescribing a certain penalty, certain prosecution for the obstruction caused to the untouchables in the exercising of their civic rights. Supposing a law like that was made, and supposing that in a particular province, the sentiment in favor of the abolition of untouchability is not as genuine, as intense, nor is the government interested in seeing that the untouchables have all the civic rights which the Constitution guarantees. Is it logical? Is it fair that the center on which so much responsibility has been cast by the Constitution in the matter of untouchability should merely pass a law and sit with folded hands, waiting and watching as to what the provincial government are doing in the matter of executing all those particular laws? I would like to know if there is anybody who can say that on a matter of such vital importance, the center should do nothing more than enact a law. इसके बाद सबसे जोरदार बहस इस बात पर हुई कि क्या केंद्र को ये हक बनता है कि वो जब चाहे प्रदेशों में चुनी गई सरकार को बर्खास्त करके वहां केंद्र का शासन लागू कर सके। Sir, why should we presume that the states will assume such an anti-national attitude? Particularly the wording, in the national interests, Parliament should make laws, is something which implies that the center requires Parliament to legislate in such matters of national importance which the states are not prepared to pass. I do not think that the article is at all necessary. Sir, I should like to put a pointed question to Dr. Ambedkar. For instance, now there is a situation prevailing in the state of Hyderabad and in Madras Presidency. In some of the border areas of these two states, there is a disturbance of public peace. I would like to ask whether it will be proper under similar circumstances for the center to intervene and take over the entire portfolio of law and order from the two states concerned and step in. Sir, I'm sure that it will be a mockery of provincial autonomy if such a thing happens.
The first change that is to be noted is that the President is to act on a report from the governor or otherwise. The original article merely provided that the President should act on the report made by the governor. I think as a necessary consequence to the introduction of this article, we must also give liberty to the President to act even when there is no report by the governor and when the President has got certain facts within his knowledge on which he thinks he ought to act in the fulfillment of his duties. आंतरिक कलह रोकने के नाम पे केंद्रीय सरकार सूबों की स्वतंत्रता को ध्वस्त करने जा रही है और प्रांतों की आजादी को खत्म करने की तैयारी कर रही है। पहले तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही नहीं बल्कि अन्यथा भी यदि उसे सही लगे तो राज्य सरकार के खिलाफ कदम उठा सकता है। ये अन्यथा है क्या? शायद केवल ईश्वर ही जानता है। वैसे भी पहले ही हमने यह तय कर दिया है कि राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। अगर ऐसा है तो क्या राष्ट्रपति को खुद अपने नियुक्त आदमी पर भरोसा नहीं होना चाहिए क्या? महोदय, हमने हर सूबे के लिए गवर्नर को नियुक्त किया है। हम इन गवर्नरों को मोटी तनख्वाह देने जा रहे हैं और भी तमाम लाओ लश्कर ऐशो आराम। हम उन्हें संविधान के हिसाब से राज्य में ऊंचा ओहदा भी दे रहे हैं। पर अगर इस सब के बावजूद हम इन गवर्नरों को सिर्फ सजावट का सामान बनाकर रखेंगे और उन्हें आपातकाल के लिए कोई अधिकार नहीं देंगे तो सब बेकार है। अगर ऐसा है तो हमें इस पद का नाम थोड़ा बदल कर इन्हें गवर्नर नहीं गोबरनर ही बुलाना चाहिए। और अंत में सारे सुझावों, शंकाओं और प्रश्नों का जवाब दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। With regards to the general debate which has taken place, in which it has been suggested that these articles are liable to be abused, I may say that I do not altogether deny that this is a possibility. But that objection applies to every part of the Constitution which gives powers to the center to override the provinces. The proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and they would remain a dead letter. If at all they are brought into operation, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. I hope the first thing he would do would be to issue a warning. If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people of the province to settle matters themselves. It is only when these two remedies fail that he would resort to this article. उधर महात्मा गांधी के एक अनुयायी श्रीमान नारायण अग्रवाल साहब ने सन 1945 में ही बापू के विचारों को पढ़ के, समझ के और उनसे बात करके एक गांधीवादी संविधान का मसौदा तैयार कर दिया था। संविधान सभा के गांधीवादी सदस्य इसी को नए संविधान का आधार बनाना चाहते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने महात्मा गांधी के सामने एक तजवीज़ पेश की थी और उसके तहत उन्होंने सोवियत रूस के आइन के 2 नुक्तों की हामी भी भरी थी। पहला नुक्ता था काम करो और वोट भरो, और दूसरा कि पहली इकाई गांव का सोवियत रहे। उन्होंने उस पर फरमाया था कि सोवियत संघ का आइन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आइन से काफ़ी मिलता है, इसलिए अगर गांव पंचायत की तजवीज़ छोड़कर हम गांव सोवियत की तजवीज़ अपनाएं तो ये सारे पचड़े जो हमारे आइन में हैं, इस और उस माइनॉरिटी के हुकूक को लेकर सब गायब हो जाएंगे। I beg to move that in the directive principles, the following new article be added. That the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be
necessary to enable them to function as units of self-government. What powers should be given to a village panchayat, what its area should be, and what its function should be will vary from province to province. Sir, I accept the amendment.